जब समाज का सर्वांगीण विकास होगा, कोई मीडिया के क्षेत्र में जाएगा, कोई अधिवक्ता होगा, अगर कोई हमारा साथी अधिवक्ता है तो उसके पास भी जाइए, उससे सलाह लीजिए, उससे बात करिए। अगर अब आपके समाज में कोई डॉक्टर है तो उससे पास जाइए, वो आपकी बात सुनेगा, ज्यादा से ज्यादा शोषण कर लेगा। यही डर है ना कि शोषण कर लेगा। अरे शोषण तो तुम्हारा ऐसे ही हो रहा है हजारों साल से। तुम्हारा शोषण करेगा तो चलो कौन नहीं, तुम्हारा भाई आगे बढ़ेगा, लोग कहेंगे तुम्हारा भाई भी तो लूट रहा है। मैं इसकी इस थ्योरी के ठीक उल्टा हूं मेरे मित्रों। अगर हमारा भाई अगर हमारा शोषण कर भी रहा है तो हम उसके पास जरूर जाएं मेरे मित्रों, लेकिन अपना धन दौलत संपदा हम दूसरे के पास लुटाने से अच्छा है हम अपने किसी भाई के पास पहुंचे तो 100 भाइयों में अगर एक भी आदमी आपको मिल जाएगा। इसलिए आपका समाज का कोई भी नेता हो उसके पास आप जरूर जाएंगे, बात करेंगे। हो सकता है आप दूर हैं इसलिए आपको वो खराब लगता है। सुशील पासी को आप दूर से देखते हैं इसलिए आपको खराब लगता होगा। आप उसके नजदीक जाइए, उससे बात करिए, उस पर फोन पर बात करिए। केवल तिरही और मुंडन और शादी ब्याह में ही मत बुलाइए, दुख और सुख में सब में बुलाइए। सामाजिक प्रगाढ़ता बढ़ाइए। जब आप सामाजिक प्रगाढ़ता बढ़ाएंगे तो समाज में ऐसे तमाम धरोहर मिलेंगे मेरे मित्रों, वो आपके बेटी बेटा के दर्द को समझेंगे। आपके बेटी बेटा को अगर पुस्तकों की जरूरत है तो पुस्तकें मिलेंगी आपको। अगर आपके बेटी बेटा को पढ़ने की जरूरत है तो समाज इस लायक बन चुका है कि आपके बेटी बेटा को पढ़ने की जरूरत है। लेकिन समाज में एकता बनी रहनी चाहिए। जब आप संगठित होते हैं तो हमारा विरोधी हमको तोड़ने की कोशिश करता है और ये मुझे अच्छा लगता है। जब जब कुछ बर्बाद होता है तो मैं समझ जाता हूं कि इसका मतलब कुछ चेतना पड़ी है। और अगर रायबरेली जनपद में अगर जरा जरा सी बात पर लोग अगर इकट्ठा हो रहे बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि रायबरेली में जान आ चुकी है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि रायबरेली जनपद के कोने कोने में मैं आपको कहना चाहता हूं, भाई आप हमारा विकास करो या ना करो लेकिन जुल्म नहीं बर्दाश्त करेंगे। जियो और जीनो के सिद्धांत पर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम किसी पर वार नहीं करते लेकिन भाई जुल्म हम बर्दाश्त भी नहीं करते। हम जान हथेली पर लेकर चलते हैं। अब तो मेरी उम्र भी काफी हो रही है। जब मैं 22 साल का था तब से मैंने ये संकल्प लिया है। हम आप हमारी बहू बेटी के साथ जुल्म करेंगे हम बर्दाश्त कर लेंगे। आप थाने में हमारे बेटी बेटा को मारोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे और बिना किसी जुल्म के मारोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे। तो मेरे मित्रों ये हम बताना चाहते हैं हम वीरवर वीरा पासी के वंशज हैं, हम बिराका उषा देवी के वंशज हैं, हम मदारी पासी के वंशज हैं, हम उनके वंशज हैं जो देश के लिए कुर्बान हो गए। तो मेरे मित्रों अगर कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा फिर उसका जवाब देना चाहते हैं। और एक सुशील पासी से काम नहीं चलेगा। हमारे योगेश भाई कह रहे थे सुशील पासी अकेले, मेरे मित्रों कोई व्यक्ति अकेले कुछ नहीं कर सकता। उसकी कौम करती है, लोग करते हैं, संगठन करता है, ताकत करती है। आपको सुशील पासी बनना होगा, एक एक गांव से बनना होगा, एक एक ब्लॉक पर खड़ा होना होगा। और हर क्षेत्र में जब खड़े नजर आएंगे तो कुछ कर पाए ना कर पाए लेकिन हमारे आपके ऊपर जो जुल्म जाती होती है उसको हम आप मिल करके इसको रोकने का काम जरूर करेंगे। हमारी बात आपने लंबी चौड़ी बात सुनी है। मुझे लगता है कि टाइम भी हो रहा है लेकिन अच्छी बात है कि जब मैं बात आपसे करता हूं तो ना आपको टाइम का ध्यान रहता है और मुझे भी टाइम का ध्यान नहीं रहता है। लेकिन फिर मैं दोबारा कभी आपके बीच में आऊंगा। लेकिन मेरी एक बात को याद रखिएगा, ये देश और समाज का परिवर्तन तभी होगा जब इस देश में सर्वांगीण विकास होगा। और इस देश में यही गलती हो रही है। उद्योगपति अगर मजबूत होते रहेंगे और 92% लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो देश आज उल्टा खड़ा हो गया। नीचे वालों के पास पैसा नहीं है, ऊपर वाले माला माल हैं। कहते हैं फैक्ट्री हमने लगा ली है अब बिक ही नहीं रहा है, दुकान पे माल है बिक ही नहीं रहा है। अगर उपभोग करने वाले उनके पास क्रय शक्ति नहीं होगी तो उत्पादन करने वाले के पास चाहे जितनी बड़ी शक्ति हो
अर्थशास्त्र बिगड़ जाता है। और यही हाल पूरे देश के अंदर हो रहा है कि किसी के पास धन संपदा इतना अधिक एकत्रित हो गई कि नीचे वाले के पास खरीदने की क्षमता नहीं है, क्रय शक्ति नहीं है। और 92% के पास ये क्रय शक्ति अगर नहीं आएगी तो मैं बड़े बड़े उद्योगपति और पूंजीपति राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अपनी थ्योरी को बदलो। ये जो थ्योरी है कि अगर उद्योगपति के पास पैसा होगा तो वो नीचे तक जाएगा, अब अनुभव मेरा ये कहता है कि उद्योगपति के पास जो पैसा था वो नीचे नहीं आ रहा है। कुछ ने विदेश में जमा कर दिया, कुछ ने काली प्रॉपर्टी बना ली, कुछ ने एलपीए बना लिया, कुछ ने विदेशों में जमा कर दिया, कुछ के पास इतनी संपदा हो गई, एक कारखाना नहीं कई कारखाने हो गए। मेरे मित्रों, मेरे कहने का मतलब है कि धन का विकेंद्रीकरण जरूर होना चाहिए। और एक बात, आखिरी बात आपसे कहता हूं, इसी विकेंद्रण से जुड़ी हुई है, देश में एक नेता की जरूरत नहीं है, 543 नेताओं की जरूरत है। ये पार्लियामेंट में जो 543 लोग जाते हैं वो हमारे देश के नेता होते हैं। ये जो सांसद जीत कर जाते हैं, ये 543 लोग तय करते हैं कि देश कैसा चलेगा। और किसी भी समस्या पर वो मिलकर बात करते हैं, क्योंकि इस देश में विविधता है मेरे मित्रों। कोई जंगलों में रहता है, कोई नदियों के किनारे रहता है। जो चित्रकूट की समस्या है वो रायबरेली की समस्या नहीं हो सकती, जो झांसी की समस्या है वो किसी हरिद्वार की समस्या नहीं हो सकती। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, इस देश में 543 सांसद जीत कर जाएंगे और उनसे चुना हुआ जो नेता होगा वो हमारे देश का प्रधानमंत्री होगा। इसको संसदीय व्यवस्था कहते हैं। लेकिन इस देश के लोगों ने जानबूझकर उस संसदीय व्यवस्था को तोड़ मरोड़ दिया और आप लोग किसी एक नेता की बात करते हैं। इसीलिए मेरे मित्रों, इस देश में संकट खड़ा हो गया है। मेरे मित्रों, साफ साफ कहना है कि ये देश 543 लोग मिलकर चलाते हैं। ये पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए थी, वरना कृषि विधेयक आया था तो निश्चित तौर पर 543 लोग अगर उस पर बहस करते, तो जब इस देश में कहा जाता है कि इस देश में एक देश एक टैक्स, तो उसी 543 से आवाज आती कि अगर इस देश में एक देश एक टैक्स, तो इसी देश में एक देश एक शिक्षा, एक देश एक चिकित्सा, एक देश एक न्याय, एक देश एक सुरक्षा, इसकी मांग क्यों नहीं की? अगर इस देश में एक टैक्स एक हो सकता है तो एक जैसी शिक्षा क्यों नहीं हो सकती? एक जैसी चिकित्सा क्यों नहीं हो सकती? एक जैसी सुरक्षा क्यों नहीं हो सकती? एक जैसा न्याय क्यों नहीं हो सकता? इसको हमको आपको मिलकर समझना होगा। मेरी बातों को अगर आपने समझा होगा, हमारे यशपाल जी, हमारे योगेश जी इसी मिशन को लेकर चल रहे हैं कि दया नहीं, अधिकार चाहिए, अवसर एक समान चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबका आभार प्रकट करते हुए, आपकी धरती को नमन करते हुए कि आपने मेरी बातों को सुना और हमें आभार प्रेम किया, और मैं आपका आभारी हूं। जब कभी आपको सुशील पासी की जरूरत पड़े, आप याद करिएगा, आपका भाई बनकर, छोटा भाई, बड़ा भाई, साथी बनकर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।